हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और हमने जेनेटिक्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस तक पढ़े थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन पढ़ा था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद न्यूमेरिकल चेंजेस। न्यूमेरिकल चेंजेस। न्यूमेरिकल चेंजेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब किसी सेल में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए तो उसे न्यूमेरिकल चेंज कहते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि नेचर के अंदर जितनी भी स्पीसीज है, हर स्पीसीज के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो उस स्पीसीज के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स या 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब अगर इन 46 से नंबर कम या ज्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल चेंज। सो बेसिकली न्यूमेरिकल चेंज का मतलब व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज और डिक्रीज, सच चेंजेस आर नोन एज न्यूमेरिकल चेंजेस। लिखिए, व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स increase or decrease in the cell, such changes are known as numerical changes. अब इस न्यूमेरिकल चेंज को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो समझ में आनी चाहिए हमारे को। जैसे सपोज ये सेल है, एक हम बात कर रहे हैं एक पी प्लांट की सेल की। ये पी सेल है। इस सेल के अंदर आपको टोटल 14 क्रोमोसोम्स या 14 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे ये डीएनए नंबर 1 है तो इसकी एक और कॉपी है डीएनए नंबर 1, क्योंकि ये डिप्लॉयड स्पीसीज है इसलिए हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी। एक इसके फादर से आई है, एक इसके मदर से आई है। फिर उसके बाद ऐसे ही डीएनए नंबर 2, डीएनए नंबर 3, डीएनए नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो टोटल 14 हो गया। और यहां हमारे पास में 7 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट माई पॉइंट? नाउ यहां से हम कुछ सिंपल टर्म्स समझेंगे। वो टर्म्स हमको आगे यूज भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिंपल सा हमारे पास में टर्म आता है 2n। 2n का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें 2n की, तो 2n का मतलब होता है टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स इन G1 फेज, और बेसिकली बिफोर एनाफेज 1, और बेसिकली इन रेस्टिंग फेज। जब कोई सेल डिवीजन में नहीं जा रही है या वो जीवन में है या एनाफेज 1 से पहले तक किसी भी स्टेज में है, तो हम उस स्टेज में उस सेल में जितने भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे उन सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए हम कहेंगे ये 2n कंडीशन है। तो जैसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स 14 है, तो हम इसे कहेंगे 2n। तो पी सेल के अंदर 2n का मतलब होता है 14। 2n सिंपली मींस 14। चलिए, ये बात हो गई। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट हमारे साइन की, नेक्स्ट इंडिकेटिव n। n का मतलब क्या होता है? n के 2 मीनिंग्स लिए जाते हैं। सबसे पहला जो नॉर्मल मीनिंग है वो ये है कि हाफ ऑफ 2n। हाफ ऑफ 2n, अगर 2n का हाफ कर दे तो ये होता है n, और ये होगा इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो 2n का हाफ जितना भी आता है वो होता है n। जैसे यहां 7 आ जाएगा। क्लियर है? कभी कभी जब मियोसिस डिवीजन में सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता,
कुछ गड़बड़ हो जाती है, एक आधा क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से एनाफेज 1 या एनाफेज 2 के अंदर, तो उस समय क्या होता है हमारे पास में कि नंबर्स एग्जैक्ट हाफ नहीं होते 2n के। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद जो भी नंबर है, चाहे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, चाहे वो नॉर्मल और एबनॉर्मल नंबर क्यों ना हो, एनाफेज 1 के बाद जो कंडीशन है उसे हम n कह देते हैं। एक और आता है, एक टर्म आता है x। x का मतलब क्या होता है? x का मतलब यह होता है कि अगर आप इस सेल में यह पूछो किसी से कि हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस सेल, और बेटर टू से हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ ए पी प्लांट, तो वो कोई क्या कहेगा आपसे कि यहां 1 नंबर का डीएनए है, एक 2 नंबर का है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। यहां टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स है, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पी स्पीसीज की बात की जाए तो नॉर्मल कंडीशन में पी स्पीसीज में कम से कम 7 टाइप के डीएनए तो होने ही चाहिए। इसलिए एक्स को कहते हैं बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पीसीज का, यानी 7 से कम होगा तो भी गलत बात है और 7 से ज्यादा होगा तो भी गलत बात है। यदि 7 से कम नंबर है तो भी यहां नॉर्मल कंडीशन नहीं मानी जाएगी और 7 से ज्यादा है तो भी नॉर्मल कंडीशन नहीं मानी जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि कम से कम इतने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स तो होने चाहिए। एक्स का मतलब यह भी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट टाइप्स के कितने क्रोमोसोम है उसे भी एक्स या बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं अपन। नाउ तो यहां हम पी प्लांट में बात करेंगे तो x इक्वल्स टू 7 हो गया। यहां 7 टाइप के क्रोमोसोम्स है, हाउएवर दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। सो यहां टोटल क्रोमोसोम 14 है, लेकिन 14 टाइप के थोड़ी ना है, यहां तो केवल 7 टाइप के हैं। 14 तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 7 टाइप के हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसको हम कहते हैं x। ओके, उसके बाद एक और कंडीशन आती है प्लॉइडी। प्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब क्या है? अगर मैं डिफरेंट टाइप्स के एक एक क्रोमोसोम को एक साथ ले लूं तो मेरे पास में कितने ग्रुप्स या कितने सेट बन सकते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे CSIR के अंदर 13 यूनिट्स होती है टोटल, ठीक है, एक जनरल एप्टीट्यूड मान लीजिए, टोटल 14 सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जाम्पल। अब कोई पर्टिकुलर आपके पास में शॉप है, उस शॉप में हर यूनिट के बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं। यूनिट नंबर 1 के भी बहुत बुक्स हैं, यूनिट नंबर 2 के भी बहुत बुक्स हैं। अगर आप हर बुक के से एक एक बुक ले लो तो आपके पास एक सेट बन जाएगा। एक सेट के अंदर आपके पास में टोटल 14 बुक्स होगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके 14 बुक्स हो जाएगी। ऐसे कितने सेट बना सकते हो उस शॉप से? अगर उस शॉप से आप 4 सेट बना सकते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास में
हर बुक की 4-4 कॉपी है, उस शॉपकीपर ने हर बुक की 1000 कॉपी मंगाई, यूनिट 1 की 1000 कॉपी, यूनिट 2 की 1000 कॉपी, यूनिट 3 की 1000 कॉपी, तो आप उससे 1000 सेट्स बना सकते हो। इसे कहते हैं प्लॉयडी लेवल। प्लॉयडी लेवल का मतलब यह होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे अगर हम ये कहें हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का मतलब एक ही सेट है, ओनली वन सेट। अगर हम ये कहें डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट है, 2 सेट्स। जैसे यहां पर है, यहां अगर आप पहला क्रोमोसोम ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये बन गया एक सेट। फिर उसके बाद में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये बन गया दूसरा सेट। तो 2 सेट ले लिया आपने, ये हो गया हमारे पास में डिप्लॉइड कंडीशन। तो ये जो पी सेल है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। अच्छा, एक चीज और है, एक टर्म आता है ज़ोमी। ज़ोमी का मतलब क्या होता है? ज़ोमी टर्म हम किसी पर्टिकुलर पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां आपसे मैं पूछूं कि बताओ क्रोमोसोम नंबर 1 में, क्रोमोसोम के पेयर नंबर 1 में कितने क्रोमोसोम है? आप कहोगे सर 2 क्रोमोसोम है। मैं कहूं आपसे कि पेयर नंबर 3 में कितने क्रोमोसोम है? आप कहोगे 2 क्रोमोसोम है। मैं कहूं 5 नंबर पेयर में कितने क्रोमोसोम है? आप कहोगे 2 क्रोमोसोम है। यहां हर एक पेयर में 2-2 क्रोमोसोम है, तो हम यह कहेंगे कि यहां हर पेयर में डाइजोमी कंडीशन है। जोमी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए पर्टिकुलर पेयर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए पर्टिकुलर पेयर। एक पर्टिकुलर पेयर में कितने क्रोमोसोम है? तो यहां इस सेल के अंदर ऑल पेयर्स हैव डाइजोमी कंडीशन, डाइजोमी कंडीशन। हर पेयर की डाइजोमी कंडीशन है, हर पेयर के अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स है। ये हो गया हमारे पास में एक बेसिक बातें जो आपको पहले समझनी जरूरी है। 2n किसको कहते हैं, n किसको कहते हैं, x किसको कहते हैं, प्लॉइडी मतलब क्या होता है, ज़ोमी मतलब क्या होता है। अब हम एक और एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर बात करी है पी सेल की। अब देखना, यहां हम बात करते हैं एक वीट सेल की। ये जो वीट हम खाते हैं, ट्रिटिकम एस्ट्रिवम, इस वीट के हर सेल के अंदर हर टाइप के क्रोमोसोम की 6-6 कॉपी होती है। अभी देखिए बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये तो पी सेल ली थी हमने। अब हम बात करते हैं वीट के सेल के बारे में। जो वीट हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो वीट के अंदर आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रहा फर्स्ट क्रोमोसोम। पहले क्रोमोसोम की 6 कॉपी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कॉपी प्रेजेंट है फर्स्ट क्रोमोसोम की। 2 2 2 2 2 2, ये दूसरा नंबर का क्रोमोसोम या डीएनए मॉलिक्यूल। 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6, 7 7 7 7 7 7। ये लो, ये बन गई हमारे पास में वीट सेल। अब
आप खुद देखो इस व्हीट सेल के अंदर क्या क्या कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे 2n की। 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिफोर एनाफेज 1 या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रेस्टिंग कंडीशन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 कंडीशन। देखते हैं क्या निकल के आता है। चलो आप भी कमेंट करो साथ में। 2n बराबर कितना आएगा यहां पे? 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 6 इंटू 7 42। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 42 है। अगर सब कुछ सही चला तो 2n का हाफ n कितना आएगा? 21। अगर हम ये बात करें कि यह बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि वो क्रोमोसोम्स तो होने चाहिए, अब उनकी एक्स्ट्रा कॉपी है तो अलग बात है, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ये होने को 6 क्रोमोसोम्स है, मतलब इनकी 6 कॉपी है, बट ये 6 के 6 एक ही टाइप के तो हैं, तो इसलिए इन 6 को एक टाइप कंसीडर किया जाएगा। ये दूसरे नंबर वाला जो क्रोमोसोम है ये सारे के सारे एक ही टाइप के हैं। हाँ, इनकी 6 कॉपी है, हो सकता है 7 होती, हो सकता है 8 होती, हो सकता है 4 ही होती, लेकिन टाइप तो एक ही है ना इनका, कॉपी का नंबर भले ही ज्यादा हो। तो यहां कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास में नंबर है? 7 डिफरेंट टाइप के हमारे पास में नंबर है। तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं यहां पे? बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 7। देन उसके बाद में यहां हम बात करें प्लॉइडी लेवल की। प्लॉइडी का मतलब है कि आप कितने सेट्स बना सकते हो, हाउ मेनी सेट्स। अगर मैं पहला 1 2 3 4 5 6 7 ये एक सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये दूसरा सेट हो गया। ये बुक्स है, एक एक बुक लेनी है तो आप यहां से 6 सेट्स बना सकते हो। ये है हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड है। इसका मतलब ये जो आपका 2n बराबर 46 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6x। 6x का मतलब यहां 6 टाइम्स x का नंबर है, 7 और 7 और 7 और 7, तो ये 2n बराबर 46 है, ये 6 टाइम है, हेक्साप्लॉइड है, यानी कि आप इसको 6x लिख सकते हो। क्लियर हो गई। अगर हम जोमी कंडीशन बात करें तो जोमी का मतलब होता है हाउ मेनी कॉपीज आर प्रेजेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम की 6 कॉपी है, तो यहां हेक्साजोमी कंडीशन है फॉर ईच क्रोमोसोम, फॉर ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम की हेक्साजोमी कंडीशन है। तो ये हो गया हमारे पास में व्हीट का। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन सेल की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर 2n बराबर कितना होगा? 46, और n बराबर कितना होगा? 23। बताओ कितने सेट्स बना सकते हो आप ह्यूमन बीइंग से? 2 सेट, क्योंकि 2n है बराबर 46 है, n बराबर 23 है, तो यहां पर आपके पास में बनेंगे 2 सेट्स। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए सेट? 23। और अगर मेल की बात करेंगे 24 हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये 2x है। इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स 2n और 2x हमेशा बराबर होता है। यहां देखो 2n जो है वो 6x है, क्योंकि यहां हर क्रोमोसोम 6 बार प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हर क्रोमोसोम सिर्फ 2 बार प्रेजेंट होगा, इसलिए वहां 2n है वो 2x के बराबर होगा, ना कि और कोई x नंबर के बराबर। एक ये लाइन मेंशन कर लीजिए, लिखिए इन केस ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इन केस ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, 2n is always 2x, 2n is always 2x, तो वहां 2n है वो हमेशा 2x ही होगा। ये हो गया हमारे पास एक बार के लिए इंट्रोडक्टरी बातें जो हमें इस टॉपिक में समझनी है। अब हम बात करेंगे 2 टाइप के चेंजेस की।
लिखिए, न्यूमेरिकल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूमेरिकल चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला, इन्हें कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। दूसरा यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। ध्यान से समझिए, हमने अभी एक पी सेल की बात करी थी। क्रोमोसोम 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, ये है 2n बराबर 14। ठीक है। अब सपोज ऐसी कोई और सेल है, वो भी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 है। ठीक है, इतनी बात। नाउ ध्यान से देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूं और उसको बताइएगा। जैसे मैंने यहां चेंज करने के बाद लिख दिया यहां भी 2n इक्वल्स टू 14 है। तो आप सोचो कि यहां हमने क्या चेंज किया है। अब आपको ये चेंज समझ में आएगा तो आराम से सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहां पे ये कहूं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, पेयर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आप यहां देखो कि पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, 5, 6, 7, क्या हुआ यहां पे किसी एक पर्टिकुलर पेयर में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया या किसी एक पर्टिकुलर पेयर में क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया। बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में हैं। इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी चेंजेस। व्हेन ए पर्टिकुलर पेयर is get changed while the other pairs remain normal. When the number of chromosomes increase or decrease in a particular pair while all the pairs remain same, such changes are known as aneuploidy. यहां क्या हुआ, यहां पहले एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते थे, अभी हर पेयर में एक एक नंबर बढ़ा है। या मैं ये कहूं कि सबके अंदर 2-2 नंबर बढ़ गए। इसे कहते हैं यूप्लॉइडी। यानी नंबर बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, कम होगा तो सब में कम होगा। नंबर जितना बढ़ेगा वो सब पेयर्स में उतना उतना ही बढ़ेगा, कम होगा तो सब पेयर्स में उतना उतना ही कम होगा। इसका मतलब यहां पर एक पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है एक साथ। यानी 7 पेयर्स हैं तो सातों में एक एक क्रोमोसोम बढ़ गया, यानी सीधे 7 क्रोमोसोम्स और बढ़ गए, मतलब एक पूरा सेट बढ़ गया। हमने वापस 7 क्रोमोसोम और बढ़ा दिए, सब में 4-4-4-4 कर दिए, इसका मतलब एक सेट और बढ़ गया। ऐसे चेंजेस को यूप्लॉइडी कहते हैं। नंबर बढ़े तो सब में बढ़े, घटे तो सब में घटे। जितना नंबर बढ़ रहा है वो सब में बढ़े, जितना नंबर घट रहा है वो सब में घटे। तो यहां या तो पूरा सेट बढ़ जाता है या पूरा सेट कम हो जाता है। और यहां पे क्या हो रहा है, किसी एक पेयर के अंदर या तो बढ़ जाता है नंबर या घट जाता है, बाकी सारे पेयर सेम रहते हैं। इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। लिखो इसमें, पहले लिखो एन्यूप्लॉइडी में, इफ नंबर of chromosome increase or decrease from a particular pair while rest of the pairs remain same, such changes are known as aneuploidy. इधर लिखिए, when the similar number of chromosomes increase or decrease, when the similar number of chromosomes increase or decrease
in all the pairs, that is when a complete set of chromosomes increase or decrease, such changes are known as euploidy. यूप्लॉइडी। तो ये दो टाइप के हमारे पास में चेंजेस हो गए हैं। अब हम बात करेंगे पहले एन्यूप्लॉइडी की। तो हेडिंग डालो आप एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, बात करेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली एन्यूप्लॉइडी की। अब हम बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स की। तो एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ टू टाइप्स। जाहिर सी बात है टू टाइप्स की होगी, या तो नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। पहला टाइप हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब समझ ही गए, नंबर का कम होना। व्हेन क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीजेस। दूसरा होता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज। जब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपर एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो पहले अपने को हाइपो ही पढ़ना है, तो हेडिंग डालो वापस से हाइपो एन्यूप्लॉइडी। अगर हम हाइपो एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर पेयर से नंबर घटेगा, बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे। हाइपो एन्यूप्लॉइडी में पहला मोनोजोमी। एक पेयर के लिए मोनोजोमी कंडीशन आ जाती है, बाकी सब अपनी डाइजोमी कंडीशन में होंगे, या ट्राइजोमी में या टेट्राजोमी में, जो भी उस स्पीसीज का है उसके अकॉर्डिंग। कोई एक पेयर है जो अपनी मोनोजोमी कंडीशन के अंदर है। व्हेन लिखिए, व्हेन वन क्रोमोसोम इज डिलीटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पेयर and rest chromosomes remain the same, such condition is known as monosomy condition and it is represented as 2n-1। 2n-1 एक कम है इसलिए एक ऐसे लिख दिया। तो मोनोजोमी कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये सेल है, बाकी सारे के सारे पेयर्स हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, ये पेयर में एक ही क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं मोनोजोमी। कि जैसे ये पेयर नंबर 3 है तो हम कहेंगे थर्ड पेयर मोनोजोमी में कंडीशन में है, बाकी सारे के सारे सेम कंडीशन में है अपने। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक सेल के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोजोमी आर पॉसिबल। टाइप्स ऑफ मोनोजोमी कितने होंगे? सोचो कि हमने अगर पहले पेयर से एक क्रोमोसोम कर दिया तो फर्स्ट पेयर का मोनोजोमी, हमने दूसरे पेयर से एक क्रोमोसोम कम कर दिया तो सेकंड पेयर का मोनोजोमी, हमने थर्ड पेयर से एक कम कर दिया तो थर्ड पेयर का मोनोजोमी, फोर्थ से पेयर से कम कर दिया तो फोर्थ का। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स में, उतने ही टाइप के मोनोजोमी पॉसिबल है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर पॉसिबल, वहीं पर एक एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसे हम मोनोजोमी कहते हैं। तो नंबर टाइप्स ऑफ मोनोजोमी इक्वल्स टू एक्स। एक्स टाइप्स ऑफ मोनोजोमीज आर पॉसिबल, टाइप्स ऑफ मोनोजोमी पॉसिबल, एक्स टाइप्स। एक्स का नंबर जितना है उतने टाइप्स के मोनोजोमी पॉसिबल है। जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, तो हर टाइप का अगर क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का मोनोजोमी माना जाएगा। तो मोनोजोमी ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की।
एग्जाम्पल्स में हम पहले लेते हैं ह्यूमन का एग्जाम्पल। ह्यूमन में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दो, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स। अगर हम बात करें ऑटोसोम्स की, यानी फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 1 to 22, यदि हमारे जीनोम में से फर्स्ट से लेके 22 तक का कोई भी क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो हम इस कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। एक क्रोमोसोम पे हंड्रेड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक साथ अगर हंड्रेड्स ऑफ जीन्स एब्सेंट हो जाएंगे तो हम इसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए ऑटोसोम्स में कोई मोनोसोमी हो जाए उसके बाद भी वो इंसान जिंदा बचे, ऐसा एग्जाम्पल हमने आज तक नहीं देखा। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो वो जाइगोट स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है, वो पैदा ही नहीं होता। तो ऐसा कोई इंसान हमको आज तक मिला नहीं है जिसमें ऑटोसोम्स में कोई मोनोसोमी कंडीशन हो। लिखिए इसके अंदर, देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल मोनोसोमी इन ह्यूमन because such changes cannot be tolerated, because such changes cannot be tolerated। अब एलोसोम्स के अंदर हमारे पास में दो कंडीशन है, एक है फीमेल, एक है मेल। अगर हम फीमेल के 2 एक्स में से 1 एक्स को माइनस कर दें, यानी 1 एक्स डिलीट हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल है वो जिंदा रहती है। हालांकि ये फीमेल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इस फीमेल के अंदर बहुत सारी जो है वो कैरेक्टर्स एबनॉर्मल वाले दिखेंगे, डिसेबिलिटीज दिखेगी, बट फिर भी जिंदा तो रहती है ये। अगर हम यहां से y को डिलीट कर दें या फिर हम x को डिलीट कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई भी मेल जिंदा ही नहीं बचेगा जिसमें या तो y डिलीट हो या फिर x डिलीट हो, ये तो फीमेल ही हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन है वो देखने को हमें नहीं मिलेगी यहां से। तो ह्यूमन के अंदर भी केवल x वाले पेयर में एक मोनोसोमी कंडीशन होती है, y में तो नहीं होती है और मेल्स में नहीं होती है। लिखिए इसके अंदर, सिंस इन फीमेल्स 2 copies of X chromosome are present and 1 copy get converted into Barr body, 1 copy get converted into Barr body. So in human females monosomy for X chromosome is possible, monosomy for X chromosome is possible, but in human male there is no monosomy for allosomes। हेडिंग डालो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन फीमेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, जहां 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम वाले होंगे नॉर्मल, और एक एक्स होगा, दूसरा एक्स है नहीं। इसे ऐसे लिखते हैं 44 + x0, 44 + x0 फीमेल्स। अब इस फीमेल के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज है, लिख लीजिए आप। लिखिए, सच फीमेल सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज अफेक्टेड। दूसरा, वेब्ड नेक, गला जो है वो ऐसे फूल जाता है, फूला हुआ गला ऐसे अलग से दिखता है, वेब्ड नेक। स्टेरिलिटी आ जाती है। ब्रॉड चेस्ट, उसके बाद में लिमिटेड सेक्स कैरेक्टर्स।
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो ये कुछ टर्नर सिंड्रोम के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक और टाइप के हाइपोएन्यूप्लॉइडी की। इसे कहते हैं नलिज़ोमी। नल का मतलब होता है जीरो, नलिज़ोमी। तो दूसरे टाइप की हाइपोएन्यूप्लॉइडी है नलिज़ोमी। देखो नलिज़ोमी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में वही कंडीशन है, इसमें पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे 7 पेयर्स। नल का मतलब मैंने बताया जीरो। यदि कोई पेयर के दोनों क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो उस पेयर में जीरो क्रोमोसोम हो, यानी इस पूरी सेल में से लेट सपोज कि थर्ड नंबर का जो क्रोमोसोम पेयर है वो दोनों में डिलीट हो गया, दोनों क्रोमोसोम डिलीट हो गए, तो इसका मतलब यहां पर थर्ड पेयर है वो जीरो हो गया, तो कहेंगे कि थर्ड पेयर की नलिज़ोमी है। यहां पे यहां 2n कंडीशन तो है, लेकिन 2n के साथ -2 हो गया। -2 का मतलब है दोनों क्रोमोसोम एक ही पेयर से डिलीट हुए हैं, इसलिए हमने इसको -2 लिखा है। ठीक है, -1 अलग केस होता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। दोनों पेयर एक साथ डिलीट हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं 2n-2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नलिज़ोमी आर पॉसिबल? टाइप्स ऑफ नलिज़ोमी पॉसिबल, तो आप क्या कहोगे? वही 7 टाइप के। यहां पे पहला डिलीट हो जाता, ये एक टाइप की नलिज़ोमी है। दूसरा पेयर डिलीट हो जाता, दूसरे टाइप की नलिज़ोमी। सो x नंबर जितना भी है उतने टाइप की यहां पर नलिज़ोमी पॉसिबल होगी। 7 टाइप के हैं यहां पर, तो 7 टाइप की होगी। नलिज़ोमी मतलब उस पेयर के सारे क्रोमोसोम डिलीट हो जाए। लिखिए, when both chromosomes are lost from a particular pair, when both chromosomes are lost from a particular pair while all the other pairs remain same, such condition is known as nalizomy. It is represented as 2n-2। और खास बात यह है कि there is no example of nalizomy in humans। भाई हम तो एक जीन भी कम ज्यादा हो जाए टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, यहां पूरा क्रोमोसोम का पेयर डिलीट हो जाए, मतलब 2 क्रोमोसोम्स एक साथ डिलीट हो जाए, तो वो तो हम नहीं झेल पाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के एन्यूप्लॉइड चेंज की, और ये है डबल मोनोजोमी। डबल मोनोजोमी मतलब मोनोजोमी है बट डबल के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, वही हमारा एक सेल, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवंथ पेयर। ठीक है, मैं आपसे ये पेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है। सपोज मैं आपसे कहूं कि यहां पर थर्ड नंबर के पेयर से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो ये तो हो गई एक मोनोजोमी। अगर इसी से दूसरा क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है तो वो तो नलिज़ोमी हो जाएगा। तो दूसरा क्रोमोसोम किसी दूसरे पेयर से डिलीट होना चाहिए। जैसे यहां 7 नंबर के पेयर से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में 2 अलग अलग क्रोमोसोम की मोनोजोमी। इसे कहते हैं डबल मोनोजोमी। तो इसको हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला -1 हमें बता रहा है कि ये अलग पेयर का है, दूसरा -1 बता रहा है कि ये अलग पेयर का है, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल मोनोजोमी। 2 अलग अलग पेयर से यहां पर हमने 2 क्रोमोसोम डिलीट किए हैं। वही क्वेश्चन, हाउ मेनी डबल मोनोजोमी आर पॉसिबल? मोनोजोमी आर पॉसिबल। कितने टाइप के मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी पॉसिबल है?
तो आप ध्यान से देखो और बताओ कितने टाइप के डबल मोनोजोमी पॉसिबल है। एक चीज समझिए, हमारे पास यहां पर x की वैल्यू कितनी है? हमारे पास x की वैल्यू है यहां पे 7 डिफरेंट टाइप के x प्रेजेंट है। अगर ऐसा हो जाए, सपोज पहले क्रोमोसोम का पेयर, दूसरे का पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 पेयर है। पहला क्रोमोसोम एक हो, दूसरा क्रोमोसोम एक हो, तीसरे दोनों हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी ये एक डबल मोनोजोमी होगी फर्स्ट के साथ सेकंड की। अगर ऐसा हो जाए कि दूसरा तो सही है, तीसरा एक ही है पेयर में, चौथे 2 हैं, पांचवा 2 है, छठा 2 है, सातवां 2 है, तो इसको 1 and 2 की मोनोजोमी कहेंगे। ये 1 and 3 की मोनोजोमी हो गई। ऐसे ही 1 and 4 की मोनोजोमी, 1 and 5 की मोनोजोमी, 1 and 6 की मोनोजोमी, 1 and 7 की मोनोजोमी। फर्स्ट क्रोमोजोम के साथ अगर दूसरा डिलीट हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, पांचवा हो जाए, छठा हो जाए, सातवां हो जाए, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? अलग अलग क्रोमोसोम्स की डबल मोनोजोमी फर्स्ट वाले के साथ। अगर ऐसा हो जाता तो कि इस पेयर से सेकंड डिलीट हो जाता, थर्ड डिलीट हो जाता, सेकंड के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ 5, सेकंड के साथ 6th, सेकंड के साथ 7th, ये भी तो हो सकता था। तो सेकंड क्रोमोसोम के साथ दूसरा क्रोमोसोम है, उसकी मोनोजोमी हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता था कि थर्ड के साथ 4th, थर्ड के साथ 5, थर्ड के साथ 6, थर्ड के साथ 7, तो ये भी एक टाइप की मोनोजोमी होती। यही चीज 4 के साथ 5, 4 के साथ में 6, 4th के साथ में 7, 4 5 आ गया, 4 3 आ ही गया पहले। अगर 5 6 की मोनोजोमी हो जाती, 5 7 की मोनोजोमी हो जाती, अगर 6 और 7 की मोनोजोमी हो जाती। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पूरे पेयर्स में से 2 क्रोमोसोम अलग अलग पेयर से डिलीट करने हैं। पहला दूसरा डिलीट कर दिया, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, पहला छठा, पहला सातवां, ऐसे करके इतने टाइप्स के मोनोजोमी पॉसिबल है। कितने हो गए, गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोजोमी आर पॉसिबल। अब 21 शायद गलत है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पांचवा 1 6 1 7, उसके बाद में 2 1 तो आ गया, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, 3 4 3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7, 4 के बाद में 5 6 5 7 5 6 5 7, हाँ ठीक है। तो इतने टाइप्स की यहां पर मोनोजोमी पॉसिबल है। अगर आपको बड़ा नंबर दे दिया जाता तो कैसे कर लेते आप? तो हमको यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा? हमें यहां से 2 क्रोमोसोम डिलीट करने हैं, वो भी 2 अलग अलग पेयर से। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितने पेयर्स हैं यहां पे। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? यहां 7 पेयर्स है। तो 7 पेयर्स कैसे निकाले आपने? 2n बराबर 14 है, तो n बराबर यहां पर 7 हो गए। अब आपको क्या करना है, 7 में से कोई 2 क्रोमोसोम डिलीट करने हैं, तो NCR का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहां n का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, और क्योंकि यहां आपको डबल मोनोजोमी करनी है तो r की वैल्यू 2 आएगी हमेशा। r की वैल्यू 2 क्यों आएगी? क्योंकि आपको 2 क्रोमोसोम डिलीट करने हैं, तो आपको 7 में से 2 क्रोमोसोम डिलीट करने हैं। आंसर 21 आएगा, करके देख लेना, आंसर आएगा हमारा 21। अब यही सेल अगर वीट की सेल होती, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर हो गए? 4, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे 7 पेयर्स होते। तो कितने टाइप के डबल मोनोजोमी पॉसिबल हैं? इफ
2n इक्वल्स टू 42 इक्वल्स टू 6x इसकी वीट सेल है, तो काउंट करके बताओ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल मोनोजोमी आर पॉसिबल। देखो करके बताओ। तो डबल मोनोजोमी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज नो सच एग्जाम्पल ऑफ डबल मोनोजोमी इन ह्यूमंस, लिख लो। ह्यूमन के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं है। यह हो गया हमारे पास में कुछ हाइपो एन्यूप्लॉइडी के केस। अब ऐसे बनाने को हम और बना सकते हैं डबल नलीजोमी, दो अलग अलग पेयर हैं वो नल हो जाए, डबल नलीजोमी। तो ऐसे केस छोड़ देते हैं, होते तो है नहीं। अब हम बात करते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी की। हाइपर एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है जब नंबर इंक्रीज होता है, व्हेन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, इसे कहते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो रहा है यहां पे। इन केसेस में पहला केस, इसे कहते हैं ट्राइजोमी। पर्टिकुलर पेयर के अंदर 3 क्रोमोसोम है, तो जोमी कंडीशन 3 हो गई। डाइजोमी का मतलब 2 क्रोमोसोम्स, मोनोजोमी का मतलब 1 क्रोमोसोम, ये ट्राइजोमी है। जोमी कंडीशन 3 हो जाती है तो इसे हम कहते हैं ट्राइजोमी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2n+1 की हेल्प से। अब एक काम करो, लिखो, इसमें लिखिए, व्हेन 1 chromosome is extra in a particular pair, when 1 chromosome is extra in a particular pair, while rest of the pairs are normal, that is 1 chromosome has 3 copies of the chromosome while rest pairs have 2 copies of the chromosome, it is known as trisomy. It is represented as 2n+1. Types of possible trisomies कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ पेयर्स है उतने होंगे, या जितने नंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स है उन्हीं का तो बढ़ेगा। 7 टाइप के क्रोमोसोम है तो 7 में से ही कोई एक बढ़ेगा। तो जितने टाइप के हमारे पास में क्रोमोसोम्स है उतने ही टाइप के वहां पर ट्राइसोमी हो सकती है। लिखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइसोमीज इक्वल्स टू एक्स। एक्स का वैल्यू जितना है उतना ही। नाउ ट्राइसोमी के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21, यानी 21st वाला जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज होगी ह्यूमन के अंदर, और ऐसा ह्यूमन को हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये सबसे फेमस टाइप का है डाउन सिंड्रोम। तो ये टॉलरेट हो जाता है क्योंकि 21st क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम्स में, उस पे सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। ये मैंने कैरियोटाइपिंग के टाइप बताया था। और एबनॉर्मलिटीज तो बहुत सारी होती है इसके अंदर। तो नॉर्मल तो इंसान नहीं होगा जिसको डाउन सिंड्रोम होगा। फिर उसके बाद में आती है ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 लिख लेते हैं पहले। ट्राइसोमी 18 को हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एक होती है ट्राइसोमी 13, इसे कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13। अब ट्राइसोमी ऑफ एलोसोम्स देखो, अगर ट्राइसोमी 23 हो जाए 23rd पेयर की, जैसे 3 एक्स प्रेजेंट हो, एक्स की 3 कॉपी प्रेजेंट है, इसे कहते हैं मेटा फीमेल। स्टेराइल होती है ये, मेटा फीमेल। अगर 2 एक्स प्रेजेंट हो, 1 वाई प्रेजेंट हो, इसे कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये मेल जो होगा वो भी स्टेराइल मेल होता है। सो ये हो गया ट्राइसोमी का केस।
ट्राइजोमी के बाद बात करते हैं टेट्राजोमी की। टेट्राजोमी के अंदर 2 क्रोमोसोम एक ही पेयर में एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे नल्लीजोमी में एक ही पेयर से दोनों क्रोमोसोम डिलीट हो जाते हैं, वैसे ही ट्राइजोमी के अंदर एक ही पेयर से दोनों क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लिखिए टेट्राजोमी। व्हेन टेट्राजोमी, when 2 chromosomes are extra in the same pair while rest chromosomes are normal, it is represented as 2n plus 2. 2n plus 2. There is no example of autosomal tetrasomy. ऑटोजोम्स में 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता। देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजोमल टेट्राजोमी, बट एलोजोम्स के अंदर हो सकता है 44 प्लस XX मेटा फीमेल। ये फीमेल जिंदा नहीं रहेगी ज्यादा समय तक, या 44 प्लस XXY क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये टेट्राजोमी के एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा फेमस टाइप के एग्जाम्पल्स तो नहीं है। फिर उसके बाद में आता है डबल ट्राइजोमी, जैसे डबल मोनोजोमी था। अच्छा, इसके टाइप्स वही होंगे, लिखिए नंबर ऑफ पॉसिबल टाइप्स ऑफ टेट्राजोमी इक्वल्स टू X। फिर तीसरा टाइप है डबल ट्राइजोमी। डबल ट्राइजोमी का मतलब वही है कि 2n plus 1 एक पेयर से एक एक्स्ट्रा, दूसरे पेयर से दूसरा एक्स्ट्रा। लेट सपोज वही एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 पेयर है, तो पहले में एक एक्स्ट्रा हो जाए, दूसरे में एक एक्स्ट्रा हो जाए, तो पहले और दूसरे में एक एक्स्ट्रा, ये एक डबल ट्राइजोमी है। पहले और तीसरे में एक एक्स्ट्रा, ये दूसरे टाइप की ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी हो गई। तो डबल ट्राइजोमी मतलब समझ गए ना आप लोग, अगर 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो और दोनों अलग अलग पेयर से हो तो इसको +1 लिखेंगे अपन। लिखिए when 2 chromosomes are extra which belong to two different pairs, such condition is known as double trisomy. There is no example of double trisomy in humans. Human में कोई एग्जाम्पल नहीं है। How many possible double trisomies are there? NCR वाला फॉर्मूला लगाओ। N का मतलब वही होगा, R का मतलब 2, क्योंकि हमको 2 ही तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा करने हैं ना, तो 2। ये हो गया हमारे पास में डबल ट्राइजोमी का केस। अब एक सवाल आता है, सवाल ये है कि why do एन्यूप्लॉइड्स अकर? भाई एन्यूप्लॉइड्स बनते ही क्यों हैं? क्या जरूरत आ गई ऐसी कि एन्यूप्लॉइड्स बनने चाहिए, बन रहे हैं? इस सवाल का सीधा सा जवाब होता है कि जब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का सेपरेशन प्रॉपर ना हो, तो ऐसे केस में अब या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पहुंचेगा या कम पहुंचेगा, तो 2n-1, 2n+1, 2n-2 ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। इसके लिए आंसर लिखिए, इसका आंसर है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो हम इसे कहते हैं इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइड्स। एन्यूप्लॉइड्स ऐसे बनते हैं। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम एक नॉर्मल मियोसिस की बात करेंगे। अगर हम नॉर्मल मियोसिस की बात करें तो नॉर्मल मियोसिस में क्या होता है, कैसे होता है?
आपके पास में एक सेल है और इस सेल के अंदर 3 पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के। 3 पेयर का मतलब हो गया टोटल 6 क्रोमोसोम। पेयर नंबर 1 ये हो गया पेयर नंबर 2 ये हो गया पेयर नंबर 3। ठीक है, तो यहां आपको 2n बराबर 6 दिख रहा है और ये 2x है। x का तो अब की अपने को काम में नहीं लेना है। 2n बराबर 6 है। 1 2 3 4 5 6। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल मियोसिस की। ये सेल अभी अपनी मेटाफेज में है, तो मेटाफेज के अंदर अगर ये सेल में सारे बाइवेलेंट्स नॉर्मल अरेंज हो जाए स्पिंडल फाइबर पे, तो अब एनाफेज 1 आएगी। एनाफेज 1 में नॉर्मल इक्वल डिवीजन होगा। इधर के 3 क्रोमोसोम इस पोल पे चले जाएंगे, ये 3 क्रोमोसोम इस पोल पे चले जाएंगे, तो आपको 2 सेल्स देखने को मिलेगी आफ्टर एनाफेज 1। पहली सेल में पहला क्रोमोसोम, इधर दूसरी सेल में पहला क्रोमोसोम। इस सेल में सेकंड क्रोमोसोम की एक कॉपी, इस सेल में सेकंड क्रोमोसोम की एक कॉपी, इस सेल में सेकंड क्रोमोसोम की थर्ड क्रोमोसोम की एक कॉपी, इस सेल में थर्ड क्रोमोसोम की एक कॉपी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल मियोसिस की, तो इस बार भी मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट स्पिंडल फाइबर पे नॉर्मल हो जाता है, ऐसे नॉर्मल। यह है मेटाफेज 2। अब एनाफेज 2 आती है तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। पहली सेल को देखो, इस फर्स्ट सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम है, तो इस फर्स्ट सेल के फर्स्ट क्रोमोसोम की क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, ये पहला क्रोमोसोम। फिर इसके बाद में सेकंड क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड इधर, सेकंड क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड इधर, थर्ड की एक क्रोमेटिड इधर, थर्ड की एक क्रोमेटिड इधर। इस सेल से 2 सेल्स बन गई, इस सेल से 2 सेल बन गई, और दोनों सेल के अंदर 3 क्रोमेटिड पहुंची है। यह है n बराबर 6, 2n बराबर 6, तो यह है n बराबर 3, n बराबर 3। यहां n बराबर क्रोमोसोम है, यहां n बराबर क्रोमेटिड है, लेकिन नंबर तो 3 है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सेकेंड सेल है, इससे 2 सेल्स बनेंगी, ये गैमिट्स बन रहे हैं। पहला क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, इसकी एक क्रोमेटिड इधर, दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, तीसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड, तीसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड। तो ये क्या बन गया हमारे पास में वापस n बराबर 3, n बराबर 3। ये नॉर्मल हमारे पास मियोसिस हो गई। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल मियोसिस की। और एबनॉर्मल मियोसिस में मान लो कि अभी एनाफेज 1 में प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाया। ध्यान से देखना, अभी हम बात कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज 1। डिसजंक्शन का मतलब सेपरेट होना, नॉन डिसजंक्शन का मतलब सेपरेट नहीं होना। देखिए, यह सेल है, इस सेल में फर्स्ट क्रोमोसोम सपोज करो 2 पेयर, सेकंड क्रोमोसोम के 2 पेयर, थर्ड क्रोमोसोम के 2 पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 क्रोमोसोम्स हैं। अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम एक साइड स्पिंडल पे अरेंज हो जाए और बाकी क्रोमोसोम्स हैं उनके पेयर्स में से एक क्रोमोसोम इधर वाले स्पिंडल पे, एक क्रोमोसोम उधर वाले स्पिंडल पे अरेंज हो जाए। फर्स्ट पेयर को देखो, फर्स्ट पेयर में दोनों क्रोमोसोम एक ही साइड के स्पिंडल के ऊपर अरेंज हो गए, तो जब एनाफेज 1 आएगी तो आप खुद देखो क्या होगा। एनाफेज 1 के बाद 2 सेल्स बनेंगी, ये दोनों क्रोमोसोम इसी सेल में चले गए,
इन दो में से एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, ये सेकंड क्रोमोसोम। थर्ड क्रोमोसोम एक इधर आ गया, थर्ड क्रोमोसोम एक इधर आ गया। ठीक है, ये हो गया सेपरेशन कंप्लीट। अब आप खुद देखो, अगर आप इस सेल को 2n बराबर 6 कहोगे तो ये सेल्स तो n है, लेकिन यहां n बराबर 4 हो गया, n बराबर 2 हो गया। 4 क्रोमोसोम है ना, 1 1 2 3 4, और यहां पर 2 ही है, तो इसको आप n+1 कहोगे, इसको आप n-1 कहोगे, क्योंकि n बराबर 3 होता है। यह है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में n बराबर 3 होता है, यहां आपको n बराबर 4 मिल रहा है, तो ये गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, एनाफेज 2 लेके आते हैं। अगर एनाफेज 2 को हम नॉर्मल मान ले कि भाई अब नॉर्मल हो गई, इस सेल में ये क्रोमोसोम इधर के स्पिंडल से अटैच होगा, ये क्रोमोसोम इधर के स्पिंडल से अटैच होगा। इस क्रोमोसोम की इधर की क्रोमेटिड इधर, इधर की क्रोमेटिड इधर, ये क्रोमेटिड इधर, ये क्रोमेटिड इधर। इस सेल के अंदर ऐसे सेपरेशन होगा, दोनों क्रोमोसोम की क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी। 4 सेल्स बनेंगी हमारे पास में। यहां पे पहली सेल में फर्स्ट क्रोमोसोम पूरा पहुंच गया, दूसरी सेल में भी फर्स्ट क्रोमोसोम पूरा पहुंच गया, और अब ये दोनों क्रोमोसोम है, इनकी क्रोमेटिड सेपरेट होगी, तो एक एक क्रोमेटिड हमको पहुंचानी है इन दोनों सेल्स के अंदर। नाउ व्हाट, ये तो फर्स्ट के हो गए। अब इस सेल के 2 सेल्स बनेंगे, सेकंड क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, थर्ड क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, सेकंड क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, थर्ड की एक क्रोमेटिड। फिर मदर सेल n+1 है, यहां देखो n बराबर 4 क्रोमेटिड, n बराबर 4 क्रोमेटिड, n बराबर 2 क्रोमेटिड, n बराबर 2 क्रोमेटिड। पहला क्रोमोसोम पूरा का पूरा आ गया, इसका मतलब इसके अंदर 4 क्रोमेटिड पहुंच गई, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड और 2 क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम में, तो ये सेल n+1 है, ये n+1 है। यहां एक एक क्रोमेटिड कम है, तो n-1 n-1। समझ में आया कि जब नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में होता है तो लास्ट में 2n+1 और 2n-1 गैमिट्स बनते हैं। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जब नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट आता है। When non-disjunction occurs during anaphase 1, 2n+1 and 2n-1 chromosomes are 2n+1 and 2n-1 gametes are produced। अब एक और केस कंसिडर करते हैं। अगर एनाफेज 2 के दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो एनाफेज 2 के दौरान, इसका मतलब एनाफेज 1 है वो तो नॉर्मल है, एनाफेज 1 नॉर्मल होगी तो एनाफेज 1 के बाद दोनों सेल n बराबर 3 n बराबर 3 मिलेगी। नॉन डिसजंक्शन कब हो रहा है? नॉन डिसजंक्शन हो रहा है ड्यूरिंग एनाफेज 2। तो अब दिक्कत एनाफेज 2 के दौरान आएगी। चलो देख लेते हैं बना करके, सिंपल है। सबसे पहले ये पहला क्रोमोसोम का पेयर, ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर, ये तीसरा क्रोमोसोम का पेयर। हमने कहा एनाफेज 1 नॉर्मल है, ये 2n बराबर 6 है और ये मेटाफेज 1 है। एनाफेज 1 इज नॉर्मल, हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डालना भूल गया मैं। हेडिंग डालो नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज 2, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज 2। तो एनाफेज 1 को नॉर्मल करा दो। अगर एनाफेज 1 नॉर्मल होगी तो 3 क्रोमोसोम इधर, 3 क्रोमोसोम इधर, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। ये लो 1 2 3 1 2 3।
अब हम पहुंच गए मेटाफेज 2 के अंदर। हम क्या कह रहे हैं कि एनाफेज 2 में डिसजंक्शन नहीं होता प्रॉपर। आपके पास में दो सेल है, होने को ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सेल के अंदर गड़बड़ हो जाए, होने को हो सकता है एक सेल में गड़बड़ हो जाए दूसरी सेल सही होने को हो सकता है दोनों ही सेल के अंदर गड़बड़ ना हो। तीन पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों सेल में प्रॉपर सेपरेशन ना हो, या दोनों सेल में प्रॉपर सेपरेशन हो, या एक में प्रॉपर हो एक में प्रॉपर ना हो। तो हम बीच वाली कंडीशन ले लेते हैं। इनमें से एक सेल ऐसी है जिसमें प्रॉपर सेपरेशन होता है। मान लो ये n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 यानी n सेल है। अगर इसमें प्रॉपर सेपरेशन होता है तो फर्स्ट सेल को देखो, इसकी दो सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स, और दोनों डॉटर सेल में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमेटिड पहुंच जाएगा n। तो मतलब ये तो सही है। अगर दूसरी सेल में एक क्रोमोसोम केवल एक तरफ ही अटैच हो जाए, पूरा दूसरी तरफ से अटैच ही ना हो, तो ऐसे केस में इस सेल से जो गैमिट बनेगा उस गैमिट में एक तो क्रोमोसोम पूरा पहुंच जाएगा और दूसरी सेल के अंदर वो क्रोमोसोम की एक भी क्रोमेटिड नहीं होगी। तो ये तो बन गया n+1, ये n-1। When non-disjunction occurs during एनाफेज 2, 2n, 1n+1, 1n-1 गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये रिजल्ट है, आपको यही रिजल्ट ध्यान रखने हैं। जब नॉर्मल मियोसिस होती है तो सारे के सारे गैमिट्स में एक एक कॉपी पहुंचती है हर क्रोमेटिड की, ना तो कोई क्रोमेटिड एक्स्ट्रा है ना कोई क्रोमेटिड है वो कम है। जब एनाफेज 1 में ही दिक्कत आ जाती है तो एनाफेज 1 में ही n+1, n-1 कंडीशन आ जाती है। जब मदर सेल n+1 है तो डॉटर सेल भी n+1, n+1 होगी और डॉटर सेल भी n-1, n-1 होगी। जब एनाफेज 1 नॉर्मल हो जाता है तो दो नॉर्मल n सेल बन जाती है। अब दो में से एक सेल नॉर्मल डिवीजन करती है तो दो तो बनते हैं हमारे पास में नॉर्मल गैमिट, और जिस सेल ने नॉर्मल मियोसिस नहीं किया उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक कम, n+1, n-1। तो ये रिजल्ट आपको बस याद रखने हैं। फिर जैसे यहां पर देखो ये n+1 गैमिट है, ये n+1 गैमिट। अगर ये गैमिट किसी n गैमिट के साथ फ्यूज हो जाता है तो क्या कंडीशन बनी, 2n+1, ये बन गई ट्राइजोमी। अब जिस क्रोमोसोम के साथ में ये हुआ है एक्स्ट्रा कॉपी उसी की ट्राइजोमी हो गई। जैसे मान लो कि ये n+1 और n-1 गैमिट या n+1 गैमिट है तो 2n हो सकता है +1+1 हो, डबल ट्राइजोमी हो सकता है, ये टेट्राजोमी हो। n-1 गैमिट अगर फ्यूज हो जाएगा तो 2n-1 मोनोजोमी कंडीशन आ जाएगी। सो कहने का मतलब ये सारे के सारे एन्यूप्लॉइड्स इस वजह से ही जनरेट होते हैं कि एबनॉर्मल गैमिट बन जाता है। अब बात करते हैं यूप्लॉइडी टाइप के चेंजेस की। यूप्लॉइडी टाइप के चेंजेस में क्या होता है, कैसे होता है, बात करेंगे। इन केस ऑफ यूप्लॉइडी, हेडिंग डाल लो यूप्लॉइडी। इन केस ऑफ यूप्लॉइडी सिमिलर चेंजेस अकर विथ ऑल द पेयर्स। हर पेयर के साथ सिमिलर चेंजेस आते हैं। सिमिलर चेंजेस अकर विथ ऑल द पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं सभी के साथ सिमिलर चेंजेस आते हैं। सो अब यहां पर क्या होगा कि या तो पूरा का पूरा सेट है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यूप्लॉइडी लिखिए। व्हेन चेंजेस अकर इन कंप्लीट सेट सच कंडीशंस आर नोन एज यूप्लॉइडी। Euploidy type of changes are never tolerated in animals
हम एक जीन एक्स्ट्रा सस्टेन नहीं कर सकते, तो पूरे के पूरे 23 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए, सोचना भी मत। नाउ रीजन फॉर यूप्लॉइडी, रीजन यूप्लॉइडी के पीछे क्या रीजन है? देखो, अगर हमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बनाना है तो हम एन्यूप्लॉइडी में नॉन डिसजंक्शन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेयर को एक ही सेल में ले आओ, उससे n+1 कंडीशन बन जाएगी, फिर वो n+1 अगर नॉर्मल गैमिट के साथ फ्यूज होगा तो 2n+1 कंडीशन आ जाएगी या 2n-1 कंडीशन आ जाएगी। जब हमें केवल एक क्रोमोसोम के लिए चेंज करना हो तो सिर्फ उसी पेयर का सेग्रीगेशन एबनॉर्मल तरीके से करवा दो। यहां क्या करना है? पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को एबनॉर्मल तरीके से सेपरेट कराना है। इसका मतलब when no cytokinesis occur after telophase, एक तो रीजन ये है, टेलोफेज तक चले गए, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सेल डिवीजन नहीं हुआ। दूसरा, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं होंगे, सारे क्रोमोसोम एक ही सेल में पड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ये रही वो सेल जिसमें फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर ऐसे है। अब एनाफेज 1 आती है और एनाफेज 1 में देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो अब ऐसा कोई सेल बनेगा जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही सेल में रह गए। यहां n बराबर 6 है और यहां n बराबर 0 है, यहां 2n बराबर 6 है। क्योंकि एनाफेज 1 कंप्लीट हो गई तो सेल को तो n सेल कहेंगे और 2n बराबर 6 है, यहां n बराबर 6 हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारे पास में सेल बनी, यहां n बराबर 6 है और यहां हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी है, तो दो सेट और बना सकते हो। 2x कंडीशन है, n = 6 2x। अब यही सेल एनाफेज 2 में जाएगी तो या तो प्रॉपर सेपरेशन होगा या प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा। आपको ये सेल 2n बराबर 6 बराबर 2x मिलेगी और n बराबर 6 बराबर 2x। मतलब गलत बोल दिया, यहां n बराबर 6 बराबर 2x, n बराबर 6 बराबर 2x ही मिलेगा। ये सेल के अंदर कोई भी क्रोमोसोम तो है नहीं। एक तरीका तो ये है कि जब सारा कुछ हो जाए लेकिन स्पिंडल फॉर्मेशन ही ना हो, या एक तरीका यह है कि पूरा सेल का सेपरेशन प्रॉपर हो गया, जैसे 2n बराबर 2x बराबर 6 है। यहां पे इस सेल के अंदर एनाफेज 1 हुई, एनाफेज 1 के अंदर n बराबर 2x बराबर 6 है, लेकिन टीलोफेज के बाद में, एक सेकेंड, एनाफेज 1 ऐसे हो जाती है, यहां पर n बराबर 3 बराबर x, यहां n बराबर 3 बराबर x है, बट नो साइटोकाइनेसिस नाउ, नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो ये सारा कंटेंट एक ही सेल में रह जाएगा। तो यहां n को तो n कहेंगे क्योंकि हम एनाफेज 1 क्रॉस कर चुके हैं। ये 3 6 है, ये x दो सेट है। तो यूप्लॉइडी का रीजन क्या है? नॉन डिसजंक्शन का कंप्लीट फेलियर हो जाना। इसे हम कहते हैं
यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी के अंदर हम दो कंडीशन देखते हैं। एक तो देखते हैं मोनोप्लॉइड, जब एक ही सेट प्रेजेंट हो उसे कहते हैं मोनोप्लॉइड, व्हेन ओनली वन सेट इज प्रेजेंट। एक होता है पॉलीप्लॉइड, व्हेन एक्स्ट्रा सेट्स आर प्रेजेंट, पॉलीप्लॉइड। यूप्लॉइडी इज ऑफ टू टाइप। यूप्लॉइडी दो टाइप की होती है। एक तो होती है मोनोप्लॉइड और एक होती है पॉलीप्लॉइड। मोनोप्लॉइडी का मतलब होता है ओनली वन सेट प्रेजेंट, ओनली वन सेट प्रेजेंट, जैसे एक्स कंडीशन है, ओनली एक्स कंडीशन। सो जो हैप्लॉइड होते हैं उन हैप्लॉइड्स के अंदर आपको एक ही सेट मिलेगा। ऐसे हैप्लॉइड्स में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। एनिमल्स में तो पॉसिबल नहीं है। एनिमल्स में कोई भी यूप्लॉइडी चेंज पॉसिबल नहीं है। किसी भी टाइप का यूप्लॉइडी चेंज एनिमल में पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट की बात करते हैं। प्लांट्स अगर हैप्लॉइड होंगे तो ऐसे प्लांट्स का प्रोडक्शन कम होगा। ये प्लांट्स कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो वैसे तो ये काम के नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन ये प्लांट्स में हम म्यूटेशन करवाकर जीन का फंक्शन इजीली पता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारा स्टडी करने के काम आते हैं। तो मोनोप्लॉइडी के नीचे लिख लीजिए, सच प्लांट्स हैव डिक्रीज्ड यील्ड, डिक्रीज्ड सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन, बट genetically they are important because we can get pure lines by doubling the genome। जैसे सपोज करो कि एक कैपिटल ए कैपिटल बी वाला प्लांट है, अगर इसका जीनोम डुप्लीकेट कर लें तो कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए और कैपिटल बी के सामने कैपिटल बी, यानी ये ए के लिए भी होमोजाइगस बन गया, ये बी के लिए भी होमोजाइगस बन गया। तो प्योर लाइन बना ली हमने, तो प्योर लाइन बनाने के काम आता है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब समझो, व्हेन एक्स्ट्रा सेट्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, ऐसे व्हेन एक्स्ट्रा सेट्स आर प्रेजेंट, सच कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी दो टाइप की होती है। एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। दूसरी होती है एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, जब एक्स्ट्रा सेट सेम स्पीसीज से हो, सेम स्पीसीज का ही एक्स्ट्रा सेट हो, इसे कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। लिख लीजिए, व्हेन द एक्स्ट्रा सेट of chromosomes belongs to same species, इसको कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड। एलो पॉलीप्लॉइड का मतलब इसका उल्टा, when extra set of chromosome belongs to different species। जैसे अब हम बात करेंगे, पहले ऑटो पॉलीप्लॉइड की बात कर ले, उसके बाद हम बात करेंगे एलो पॉलीप्लॉइड की। तो पहले अपन ऑटो पॉलीप्लॉइड देखते हैं। व्हेन एक्स्ट्रा सेट बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। जैसे कोई एक बनाना स्पीसीज है, हेडिंग डालना ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड बनाना स्पीसीज है। इस बनाना स्पीसीज में एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है।
सेम स्पीसीज है। मेल में 2n बराबर 2x बराबर 14 है, मतलब टोटल क्रोमोसोम 14, हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी, तो पहले सेट में एक एक कॉपी, दूसरे सेट में एक एक कॉपी, दो सेट बना सकते हो। तो फीमेल में भी 2n बराबर 2x बराबर 14 है। ठीक है, अब यह प्लांट मान लीजिए गैमिट बनाता है, नॉर्मल गैमिट बनाता है। नॉर्मल गैमिट का मतलब 2n का हाफ n, 2x का हाफ x, 14 का हाफ 7, यह बन गया नॉर्मल गैमिट। दूसरा गैमिट भी नॉर्मल बन गया, और ऐसे 4 गैमिट बन जाएंगे एक प्लांट से। यह है नॉर्मल गैमिट, नॉर्मल गैमिट। क्लियर हो गया? अब सपोज करो कि दूसरा, ये जो फीमेल है ये एबनॉर्मल गैमिट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल 2n का हाफ n, लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए और पूरा का पूरा जीनोम एक ही सेल में आ गया, 14 के 14, तो 2x का तो 2x ही बोलेंगे, उसको थोड़ी ना x बोलेंगे। x का मतलब एक सेट, लेकिन यहां तो दो सेट है। और दूसरे सेल के एक गैमिट तो बन गया एबनॉर्मल, जिसके अंदर सारा का सारा आ गया जीनोम, और एक सेल ऐसी रही जिसमें कुछ नहीं गया, तो वो सेल ज्यादा सरवाइव नहीं करेगी, वो मर जाएगी। ये है एबनॉर्मल गैमिट, एबनॉर्मल गैमिट। तो ये जो एबनॉर्मल गैमिट है, वैसे तो चांस बहुत कम है कि एक एबनॉर्मल गैमिट सरवाइव भी करे, वो फर्टिलाइज भी हो जाए, उसके बाद में उससे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट भी हो जाए। मतलब बहुत रेयर, इन द रेयर केस वाले केसेस होते हैं। लेकिन हुआ है नेचर में ऐसा कि एक नॉर्मल गैमिट एबनॉर्मल गैमिट के साथ फ्यूज हुआ, तो देखो n हो गए 2n, x 2x हो गए 3x, और 7 प्लस 14 हो गए 21। ये बन गई एक ऑटो ट्रिप्लॉइड स्पीसीज। तो ये ऑटो ट्रिप्लॉइड है, जहां पर यहां एक्स्ट्रा जो 7 क्रोमोसोम्स है, ये वाले एक्स्ट्रा 7 क्रोमोसोम्स, या इनमें एक्स्ट्रा 7 है। ये तो नॉर्मल 7 है, इसमें नॉर्मल 7 थे प्लस 7 और है, तो जो एक्स्ट्रा 7 है वो सेम स्पीसीज से है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो ऑटोप्लॉइड्स या ऑटोपॉलीप्लॉइड्स ये होते हैं जहां एक्स्ट्रा सेट है वो सेम स्पीसीज से आता है। अब एक और चीज देखिए, अगर प्लॉइडी लेवल ऑड नंबर में है, जैसे 3x है, 5x है, 7x है, जब कभी भी प्लॉइडी लेवल ऑड नंबर में होता है तो मियोसिस के दौरान ऐसे क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेज में अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब 3 क्रोमोसोम्स है ना एक पेयर में। सो देखो यहां पर ये क्रोमोसोम इस साइड में जाएगा, ये क्रोमोसोम इस साइड में जाएगा, ये क्रोमोसोम इस साइड में जाएगा, ये क्रोमोसोम इस साइड में जाएगा। ऐसे करके आप 7 के 7 पेयर्स को अरेंज करो जहां पर 3-3 क्रोमोसोम होंगे। तो इधर की साइड वाला और इधर की साइड वाला, ये क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल सेग्रीगेट हो जाते हैं, बट जो बीच वाला क्रोमोसोम है ये प्रॉपर तरीके से काइनेटोकोर से नहीं जुड़ पाता, तो कभी तो ये इधर चला जाता है, कभी ये इधर चला जाता है। ऐसे केस में इस फ्रूट के अंदर सीड नहीं बनेंगे। जहां जहां पर प्लॉइडी लेवल ऑड नंबर में होता है वहां फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं बन पाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल सेग्रीगेट नहीं हो पाते। आई बात समझ में? इसीलिए बनाना में, अंगूर के अंदर, इनके अंदर सीड नहीं होते हैं, या बहुत कम डेवलप्ड टाइप के सीड होते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। लिखो इसको, लिखिए, व्हेनेवर प्लॉइडी लेवल अकर्स इन ऑड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, व्हेनेवर प्लॉइडी लेवल occurs in odd sets of chromosomes, there is no proper segregation of chromosomes and meiosis cannot be normal, so proper gametes are not formed, hence there is no fertilization,
no seed development. That's why odd ploidy level plants have no seeds in their fruits. ये तो हो गया हमारे पास में ऑटोपॉलीप्लॉइड। अब बात करते हैं एलोपॉलीप्लॉइड की। एलोपॉलीप्लॉइड्स। इन केस ऑफ एलोपॉलीप्लॉइड्स क्या होता है कि यहां एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स किसी अलग स्पीसीज से आते हैं। आपको यह समझने के लिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम लेंगे नेचुरल वीट का, जो हम खाते हैं वो वाला वीट। हेक्साप्लॉइड है ना, ये हेक्साप्लॉइड वीट है, वो 3 डिफरेंट स्पीसीज से मिलकर बना है। चलिए बात करेंगे कैसे। एग्जाम्पल लिखिए, द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे वीट, द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ब्रैकेट में लिखना ट्रिटिकम एस्टिवम, इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। चलो अब समझो। सबसे पहले एक स्पीसीज है, इस स्पीसीज का नाम है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम, इस स्पीसीज का नाम है ट्रिटिकम मोनोकोकम। इस स्पीसीज के अंदर 2n बराबर 2x बराबर 14 क्रोमोसोम होते हैं। 2n बराबर 2x बराबर 14, ठीक है। इस स्पीसीज ने बनाए नॉर्मल गैमेट्स, तो n बराबर x बराबर 7, यहां पर भी क्या आया, n बराबर x बराबर 7। यह है नॉर्मल गैमेट, ध्यान रखना नॉर्मल गैमेट। अब एक और स्पीसीज है, इस स्पीसीज का नाम है ट्रिटिकम सीयरसी। ट्रिटिकम सीयरसी, इसमें भी 2n बराबर x बराबर 2x बराबर 14 है। इसका भी प्लॉइडी लेवल यही है। इसने भी बनाए नॉर्मल गैमेट्स, यानी n बराबर x बराबर 7, और दूसरा भी n बराबर x बराबर 7। देखो यहां पर मेरे को अलग अलग कलर्स है वो यूज करने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो कि ये ग्रीन कलर से बनाया है मैंने नॉर्मल गैमेट सीयरसी का, और ये ट्रिटिकम मोनोकोकम है, उसका नॉर्मल गैमेट बनाया है, ठीक है। अब होने को ऐसा नहीं होता, बट हुआ, गलती से हुआ। और गलती से क्या हुआ, गलती से इन दोनों के गैमेट्स फ्यूज हो गए। जब इन दोनों के गैमेट फ्यूज हुए तो n हो गया 2n, ठीक है, x हो गया 2x, और ये जो 7 है, मैं इसको 7 + 7 लिख देता हूं, 14 ही है ये, 7 + 7। बस 7 + 7 लिखने का मतलब ये है कि ये 7 अलग स्पीसीज के हैं, ये 7 अलग स्पीसीज के हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना एक बार। अब ये जो गैमेट, ये जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रोमोसोम्स है वो ट्रिटिकम मोनोकोकम के हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये क्रोमोसोम है ट्रिटिकम सीयरसी के। ध्यान से देखो इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। इसके साथ में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इस स्पीसीज के 7 क्रोमोसोम और इस स्पीसीज के 7 क्रोमोसोम्स दोनों के होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। ये दोनों स्पीसीज के क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। होने को ये 7 है, ये 7 है, बट इनके होमोलोगस नहीं है। अगर होमोलोगस नहीं है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो यहां पर होता है जीनोम डुप्लीकेशन, यहां पर हुआ जीनोम डुप्लीकेशन। जीनोम डुप्लीकेशन से क्या हुआ? जीनोम डुप्लीकेशन से आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? 2n तो 2n ही होगा,
2n का मतलब होता है कि वो क्रोमोसोम का नंबर जो रेस्टिंग स्टेज के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2n को तो आपको 2n ही रखना है, ये 4n मत करना, 2n होता है। लेकिन यहां 2x के 4x हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब 4 सेट प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में इस स्पीसीज के जो 7 है उनका डुप्लीकेशन हो गया, तो ये बन गए 14, और दूसरी स्पीसीज है उसका भी डुप्लीकेशन हो गया, ये भी बन गए 14। कैसे? ऐसे, इसका डुप्लीकेशन, इसका डुप्लीकेशन, इसका डुप्लीकेशन, इसका डुप्लीकेशन, 4 5 6 7, ये 7 के 7 का डुप्लीकेशन हो गया, बन गए हमारे पास में 14। और दूसरी स्पीसीज के भी डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, ये भी बन गए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, ये डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन होने की वजह से ये सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाता। अब इस स्पीसीज का नाम हमने रखा ट्रिटिकम टर्जिडम। बिल्कुल, ये स्पीसीज है ट्रिटिकम टर्जिडम। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आया ट्रिटिकम टर्जिडम कैसे मिली हमको। ट्रिटिकम टर्जिडम हमको मिल जाती है ट्रिटिकम मोनोकोकम ट्रिटिकम सीएरसी के फ्यूजन से, इनके क्रॉस से और जीनोम डुप्लीकेशन होने के बाद। अब इनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो ये सरवाइव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मैं इस ट्रिटिकम टर्जिडम को यहां लिख लेता हूं, ट्रिटिकम टर्जिडम। जो ट्रिटिकम टर्जिडम है वो है 2n बराबर 4x बराबर 14 प्लस 14, है तो 28 ही, बट इसको 14 प्लस 14 क्यों बोला मैंने? 14 इस स्पीसीज के, 14 इस स्पीसीज के। नेचर में एक और स्पीसीज है, इसका नाम है ट्रिटिकम टाउस्ची। ट्रिटिकम टाउस्ची, ये 2n बराबर 2x बराबर 14 है, होती है। नाउ ये स्पीसीज अपना नॉर्मल गैमिट बनाएगी, तो n बराबर x बराबर 7 और यहां पर भी n बराबर x बराबर 7। चलो आगे बात करते हैं। ट्रिटिकम टर्जिडम भी अपने नॉर्मल गैमिट बनाती है, यानी n बराबर 4x का आधा 2x, ये 14 का आधा और ये 14 का आधा 7 प्लस 7, ये नॉर्मल गैमिट है। और n बराबर 2x बराबर 7 प्लस 7, यहां पर टोटल 28 है ना, तो यहां पर टोटल 14 आ गया। चीज समझ रहे हो आप? अब जैसे नेचर में अलग स्पीसीज के फ्यूजन्स नहीं होते हैं, बट गलती से हो गया मान लो, तो अब n 2n, 2x प्लस x 3x, ये 7 ये 7 ये 7, 7 प्लस 7 प्लस 7। कौन कौन से हैं ये 7 प्लस 7 प्लस 7? पहले 7 है ट्रिटिकम मोनोकोकम के, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे 7 है ट्रिटिकम सीएरसी के, 1 2 3 4 5 6 7। और तीसरे 7 है ट्रिटिकम टाउस्ची के। तो ट्रिटिकम टाउस्ची वाले जो 7 है ये है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां 7 7 7 क्रोमोसोम्स हैं, बट ये एक दूसरे के होमोलोगस नहीं है, इसलिए यहां पर क्या जरूरी है? जीनोम डुप्लीकेशन। जीनोम डुप्लीकेशन जरूरी है। जीनोम डुप्लीकेशन जैसे ही होगा, आपको पता है कि 2n को तो 2n ही बोलेंगे, 3x का डबल 6x, ये 7 का डबल, ये 7 का डबल, ये 7 का डबल, 14 प्लस 14 प्लस 14, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। ये बन गए हमारे पास में इनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नाउ ये जो स्पीसीज है इसको हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ये बन गई
ट्रिटिकम एस्टिवम, 2n बराबर 6x बराबर 42। तो ये जो 42 है, इस 42 में 3 स्पीसीज के अलग अलग स्पीसीज के जीनोम है। ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम सीएरसी से बना टर्जिडम, टर्जिडम और टाउस्ची इनसे मिला है, बनकर के मिला है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, और इस नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन से आप देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ता है। और जो हम वीट आज खा रहे हैं, इट इज द नेचुरल एलोहेक्साप्लॉइड, लिख लेना नीचे उसके, एलोहेक्साप्लॉइड है वो, एलोहेक्साप्लॉइड। सो ये हुआ हमारे पास मियोसिस में अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो क्या होता है। अब बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन की। माइटोसिस डिवीजन में आप लोगों को पता है कि मेटाफेज जब आती है तो सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज में सेल के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। अगर एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट ना हो तो हेडिंग डालो, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस। नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस क्या होता है, कैसे होता है, देखो। एक हमारे पास में ड्रोसोफिला का जाइगोट है, ड्रोसोफिला जाइगोट। इस ड्रोसोफिला जाइगोट में हमारे पास में 4 पेयर ऐसे प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास 2n कंडीशन। क्लियर। अब क्योंकि यहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम एक पेयर में, सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज होते हैं, ना कि पेयर में। माइटोसिस की बात हो रही है ये। अगर ऐसा हो जाए कि जैसे एनाफेज 2 के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो रहा था, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड इधर चली जाए और बाकी सारे नॉर्मल सेपरेट हो, तो इस जाइगोट के अंदर जब पहला सेल डिवीजन होगा तो ये 2 सेल्स बनेंगी। पहली सेल में पूरा क्रोमोसोम पहुंच गया और बाकी सारे क्रोमोसोम की एक एक क्रोमेटिड पहुंच गई। तो क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन है तो रिजल्टिंग सेल तो 2n ही होती है, n नहीं है ये। लेकिन यहां एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा है और यहां एक क्रोमेटिड कम है, तो ये 2n+1 2n-1। इससे क्या होगा, इस सेल से जितनी भी डॉटर सेल बनेगी, ऑल डॉटर सेल विल बी 2n+1, और इस सेल से बॉडी में जितनी भी डॉटर सेल्स बनेगी वो होगी 2n-1। ये तो आपको पता है। अब इस के आगे जब डिवीजन होंगे तो हमें एक ड्रोसोफिला इस तरीके की मिलेगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, डायग्राम ऐसे ही बनाता हूं मैं। ये एक ड्रोसोफिला है और इस ड्रोसोफिला में बॉडी के आधे सेल्स हैं, उनके अंदर 2n+1 कंडीशन है, और बॉडी के आधे सेल्स हैं, उनके अंदर 2n-1 कंडीशन है। यानी कि आप इस ड्रोसोफिला के अंदर बॉडी में इधर वाले सेल्स है, मान लो इनमें 2n+1 कंडीशन है, इधर 2n-1 कंडीशन है। ये ऐसे हम ड्रोसोफिला बना लेते हैं। चलो बन गई है। क्लियर। अब आपको यह पता है कि ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी से होता है। जेनिक बैलेंस थ्योरी का मतलब यह है कि x डिवाइडेड बाई सेट्स ऑफ ऑटोजोम, x डिवाइडेड बाई सेट्स ऑफ ऑटोजोम। यहां पर
+1 कंडीशन आ रही है, अगर यहां पर +1 कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां की सेल्स हैं उनके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और यहां की जो सेल्स हैं उनके अंदर एक क्रोमोसोम है वो कम है। अब क्योंकि हमारे पास में यहां पर या तो X क्रोमोसोम के साथ ऐसा होगा या किसी ऑटोसोम के साथ में ऐसा होने वाला है, तो जब यहां 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाए तो इसका मतलब 1 आता है, ये सारी की सारी फीमेल सेल्स होंगी इस साइड वाली, और यहां पर 2 इधर सपोज 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाए तो 0.5 कर लो, इधर 2 डिवाइडेड बाय 2 1 कर लो, तो ये सारी की सारी सेल्स हैं वो मेल सेल्स होंगी और इधर वाली सारी सेल्स हैं वो फीमेल सेल्स होंगी। ऐसा अगर हो जाता है तो हम इसको कहेंगे गाई एंड्रोमॉर्फ। गाई एंड्रोमॉर्फ ऐसी ड्रोसोफिला है जिसमें गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हालांकि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है लेकिन मेल और फीमेल टाइप की सेल्स है, क्योंकि यहां पर जेनिक बैलेंस थ्योरी से होता है। इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक मोजेक। मोजेक का मतलब समझते हो आप कि अलग अलग जगह पर धब्बे से बन जाते हैं। यहां पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर मेल सेल्स है, कहीं पर फीमेल सेल्स है, कहीं पर मेल सेल्स है, इसको कहते हैं जेनेटिक मोजेक। जेनेटिक मोजेक कब बनता है? जब माइटोसिस के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तब बनता है। तो लिखिए आप, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस results in genetic mosaic which occurs in cancerous cells। कैंसरस सेल्स भी होती है, यहां कैंसर है यहां वाली सेल्स में नहीं है, यहां कैंसर है यहां वाली सेल्स में नहीं है, तो अलग अलग जगह पर धब्बे बन जाते हैं सेल्स के, उसे कहते हैं मोजेक। सो इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक मोजेक। इट इज मोर कॉमन इन कैंसरस सेल लाइन। ऑल्सो इन ड्रोसोफिला गाई एंड्रोमॉर्फ्स आर प्रोड्यूस्ड। Some cells of the Drosophila body are of male type and other are of female type। तो ये होता है हमारे पास में न्यूमेरिकल चेंजेस। न्यूमेरिकल चेंजेस में क्रोमोसोम का नंबर है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप जो है वो अच्छे से रिवीजन करिएगा और जो सवाल पूछे जाते हैं उनके कमेंट करके आंसर दीजिएगा।